जब ताकतवर अपनी ताकत की नुमाइश करता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वो जो उस चमक धमक से चौंधिया जाते हैं और दूसरे वो जो उस शक्ति प्रदर्शन के पीछे छिपे असली। सबसे पहले आपको ट्रंप की दादागिरी का नया सबूत दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप ने दुनिया को एड्रेस किया और एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड को बचा सकता है। ट्रंप की सबसे नई धमकी का ट्रेलर कचहरी की सिग्नेचर स्टोरी में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कोई लीडर अगर इस तरह किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की बात करे, किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले, तो उसकी जान में खतरा लाजमी है। और आज ये बात जगजाहिर भी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर का प्लान कैसे लीक हुआ, किसने किया, इसे लेकर ट्रंप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कचहरी की आज ये भी स्टोरी काफी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा जरूर इसे। आज आपको पाकिस्तान में लेकर चलेंगे, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान की जनता जो है सड़कों पर आई है। इस बार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही। इमरान खान के सपोर्ट में बच्चे, बूढ़े, जवान सब स्ट्रीट मार्च में शामिल हैं। लेकिन मुनीर ने अपनी ब्रिगेड को आगे कर दिया है। पाकिस्तान में जनता पर अत्याचार की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ठीक रात 10:30 बजे पाकिस्तान के उस मंत्री की भी चर्चा करेंगे जो अपने बदले हुए लुक की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जन से लेकर डाइटिशियन तक सब हैरान है। आखिर मरियम औरंगजेब का लुक इतना ज्यादा कैसे बदल गया? 45 साल की उम्र में 25 साल का लुक कैसे आया? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी दिखाते हैं। आपने फिल्म शोले जरूर देखी होगी। उसमें गब्बर सिंह यानी अमजद खान ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार का एक सीन है। उसके डायलॉग बड़े फेमस हुए थे कि गब्बर ठाकुर को पकड़ लेता और कहता है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और फिर कैमरा पैन हो जाता है। कुछ इसी अंदाज में आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गब्बर सिंह के स्टाइल में दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाथ में गन लेकर कनपटी पर लगा दी है और यूरोप के देशों से कह रहे हैं, ये ग्रीनलैंड मुझे दे दे, ये ग्रीनलैंड मुझे दे दे। और अगर नहीं तो जैसे गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे, ऐसे ही मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, सेना भेजकर। ग्रीनलैंड को सिर्फ अमेरिका बचा सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड से डील करना चाहता हूं, डील कर लो, साथ आ जाओ। ग्रीनलैंड पर यूरोप के सामने दो ऑप्शन है, हां या ना। हां किया तो ठीक, वरना अगर ना किया तो आपको भूलेंगे। यकीन नहीं होता कि किसी प्रेसिडेंट की भाषा है। वो कहते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूं, सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा, इसे देने से भला क्या आपत्ति है। ट्रंप की इन बातों ने दुनिया में जंग का नया अलार्म बजा दिया है। यही वजह है कि शायद ब्रिटेन के सांसद को ट्रंप में गैंगस्टर नजर आने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन में धमकीबाज दिख रहा है। वैसे ट्रंप ने ये सारी बातें स्विट्जरलैंड के दावोस में की, उसी दावोस में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ था। ट्रंप की धमकियों पर नाटो ने कैसे रिएक्ट किया, फ्रांस क्या कह रहा, आज कचहरी में पहली पेशी दुनिया की इस सबसे बड़ी खबर पर लगाते हैं। The United States is asking for is a place called Greenland, but we saved Greenland. So we want a piece of ice for world protection. They have a choice. You can say yes or you can say no. सिर से लेकर पैर तक गर्म लबादे में लिपटे हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप जब अपने एयरफोर्स 1 से उतरे तो लगा कि जंग की मुनादी किसी भी वक्त हो जाएगी और ज्यूरिख का तापमान 0 डिग्री से न जाने हजारों डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी। शायद दुनिया के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पर ज्वालामुखी का लावा उड़ेलने की तैयारी या -22 डिग्री वाले ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर कैप्चर कर उस पर कब्जा करने का फितूर था, जुनून था। In World War II, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेनमार्क 6 घंटे में जर्मनी के सामने ढह गया था। तब अमेरिका को बचाने के लिए आना पड़ा था। अपनी सीमाओं को बचाना नाटो के हर देश का दायित्व है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अमेरिका के अलावा कोई भी ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता। चाहे कोई देश अकेला आए या फिर साथ मिलकर, वो ग्रीनलैंड को नहीं बचा पाएंगे। लोग जितना समझते हैं, हम उससे भी बड़ी ताकत है। fighting for anyone else, we were fighting to save it.
ट्रंप के बयान में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका मिशन और विजन पूरी तरह क्लियर है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट पर ग्रीनलैंड की तस्वीर बदलना चाहते हैं, उसे अपने कब्जे में लेकर सारी दुनिया को नए अमेरिका की ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर ब्रेकिंग न्यूज वाले ट्रंप के बयानों की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ग्रीनलैंड ब्रेकिंग 1 4 जनवरी। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ब्रेकिंग नंबर 2 5 जनवरी। डेनमार्क को ग्रीनलैंड से हटने की चेतावनी दी। ब्रेकिंग नंबर 3 9 जनवरी। ट्रंप बोले कोई कुछ भी कहे ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। ब्रेकिंग नंबर 4 15 जनवरी। रूस चीन की नजर है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए, यह बयान ट्रंप ने दिया। ब्रेकिंग नंबर 5 17 जनवरी। ग्रीनलैंड पर डील नहीं तो टैरिफ लगा दिया। ब्रेकिंग नंबर 6 19 जनवरी। अमेरिका में ग्रीनलैंड को दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। अमेरिका के अलावा कोई ग्रीनलैंड को सुरक्षा नहीं दे सकता, इसलिए हमने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड के हस्तांतरण के लिए तुरंत बातचीत होनी चाहिए। हमने डेनमार्क को ग्रीनलैंड जीत कर दिया, लेकिन उसे वापस देना बड़ी भूल थी। मैं सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े की मांग कर रहा हूं। आपके पास विकल्प हो या ना हो, आप ना करेंगे तो हम याद रखेंगे। और अब जब पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या नाटो टूट जाए तो भी कुछ नहीं करेंगे, इस पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. Getting them to go up to 5% of GDP was something that nobody thought was possible, and pay. At 2% they weren't paying. At 5% they are paying. And they're buying a lot of things from us, and they're giving them, I guess, to Ukraine. That's up to them, but they're giving them to whoever they're giving them to, but they're buying a lot. I think that we will work something out where NATO's going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. इसका मतलब तो यह है कि ट्रंप और नाटो के बीच कोई ऐसी डील हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसका इल्म शायद यूरोप को भी नहीं है। अमेरिका तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि ग्रीनलैंड उसका ही होने वाला है, और इसी बात को दूसरे अंदाज में नाटो चीफ ने भी कहा, वो भी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैनर तले। When it comes to the Arctic, I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a 9th country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic. अब इस बयान की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि ग्रीनलैंड को लेकर शायद ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बदली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया है, उस पर कब्जे का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप को यह बता दिया गया है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो यह हमला सीधे तौर पर नाटो पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस सबके बीच पेंटागन अलर्ट है, रेडी। पूरी दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, परमाणु हथियारों और दूसरे बेहद खतरनाक हथियारों से, ऐसे हथियार जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं। ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा पर सिर्फ 1% खर्च करता है। अमेरिका ही इतनी बड़ी जमीन और इतने बर्फीले इलाके को बचा सकता है। ये यूरोप के लिए भी अच्छा है। हमारी बातचीत में हिस्सा बने। कई यूरोपीय देशों ने भी कब्जा किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सवाल है तो फिर ट्रंप की जिद का क्या जिद के आगे कोई डील है? यूरोप को कुछ पता है या नहीं? मैक्रो क्या करने वाले हैं? क्यों ट्रंप से उलझ रहे हैं? But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market.
having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. ट्रंप और ग्रीनलैंड के बीच यूरोप एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, इसीलिए अब भी ग्रीनलैंड की संप्रभुता की बातें हो रही हैं। फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन या फिर बेल्जियम से लेकर फिनलैंड तक, सब यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप से सौदा नहीं किया जाएगा, ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। सोचिए, जो फिनलैंड अमेरिका के रहमो करम की बदौलत नाटो में शामिल हुआ, अब वही फिनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति को आंख दिखा रहा है। Obviously, from our part of the world, it's extremely important to state and to continue stating that Denmark's territorial integrity is of vital interest for us. We appreciate close cooperation. We think there is a lot to do in increasing the security in Greenland, but also in the Arctic in a more general sense. But we will not accept to be blackmailed to do things we're not willing to do. ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका की तैयारी दुनिया के सामने है। मिलिट्री प्लेन को बेस पर डिप्लॉय करने का फैसला हो चुका है, या फिर जवानों की ट्रेनिंग की तैयारी भी सामने आ रही है। इतना जरूर कि इस पूरे सिनेरियो में पुतिन और जिनपिंग सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी सैन्य अलायंस का सपना, एक कमजोर नाटो और बटे हुए यूरोप का सपना खुद ट्रंप के सौजन्य से पूरा हो रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने संबोधन में यह बात क्लियर कर दी है कि वो फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले, यानी वो सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो अपनी बात पर कायम रहे वो डोनाल्ड ट्रंप कहा। आपको याद है ना, पहले वेनेजुएला को लेकर कहते थे कि मादुरो से बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, लेकिन फिर हुआ क्या? मादुरो को घर से उठा लिया गया, अमेरिका की जेल में बंद कर दिया गया। ईरान को लेकर कहते थे कि डील होनी चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात से ही आगे का रास्ता निकलेगा। फिर क्या हुआ? ईरान के एटमी ठिकानों पर बारूद बरसाया, और अब कह रहे हैं कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, यूरोप को मेरी सरकार से सीखना चाहिए। अब ये वही यूरोप है जो अमेरिका के साथ कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। ये वही यूरोप है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की हां में हां मिला रहा था, लेकिन अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों से इत्तेफाक नहीं रखता और खुलकर मुखालफत करने वालों में कोई और नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, जिनके साथ ट्रंप के वॉर और वर्ड्स यानी बयानबाजी लगातार जारी है। डेनमार्क पहले कह चुका है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, वहीं अब इटली की प्राइम मिनिस्टर भी खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोलने लगी। कल तक वो न्यूट्रल दिखाई दे रही थी, कह रही थी कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो। अब कह रही हैं कि अगर अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं तो फिर रिश्तों का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये रणनीति सही नहीं है। अगर ये काम नहीं करती तो फिर दूसरे तरीकों पर गौर करना चाहिए। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम नाटो से अलग हो जाएं? क्या हमें अमेरिका के सैन्य बेस बंद कर देने चाहिए? क्या हमें आपसे संबंध खराब कर लेने चाहिए? मैकडॉनल्ड्स पर धावा बोल देना चाहिए? मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। यही कड़वी सच्चाई है। अगर वॉशिंगटन ऐसे बात करना चाहता है जैसे सुरक्षा एक तरफा एहसान है, तो यूरोप एक ऐसे पार्टनर की तरह जवाब दे सकता है जिसके पास मोल भाव करने की ताकत हो, ना कि एक ऐसे आश्रित की तरह जो इजाजत के लिए भीख मांग रहा हो। अब रिश्तों में खटास का जिक्र चला है तो आज की दुनिया में, आज की तारीख में इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, या फिर ईरान और अमेरिका के रिश्ते ले लीजिए। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैंक्शन पर सैंक्शन लगा रहा है, उसे कमजोर कर रहा है, इतना कि वहां का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान ने जिस तरह पिछले दिनों हिंसा देखी, जिस तरह हजारों की लाशें बिछी, 20,000 से ज्यादा हिरासत में ले गए, ईरान इस सारी सिचुएशन के लिए लगातार अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा। वो ये कह रहा कि ईरान में जो हत्याएं हुई उसके पीछे इजराइल अमेरिका का हाथ है, इन दोनों का सिंडिकेट है। लेकिन बात निकलते ट्रंप को धमकी देने पर उतर आई। ईरान की आर्मी की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान के लीडर के खिलाफ जो हाथ उठाएगा उसे काटा जाएगा। ट्रंप दावोस जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू दिया। इसी इंटरव्यू में ईरान आर्मी की तरफ से दिए गए बयान पर जवाब मांगा। जानते हैं ट्रंप क्या बोलते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत की गई तो ईरान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर सेना को दिया जा चुका है। पेंटागन इसके लिए पूरी तैयार है। यानी अब
हाथ काट देंगे से लेकर नक्शा मिटा देंगे तक बात पहुंची। ईरान और अमेरिका के बीच अदावत का चैप्टर अब इस कचहरी में पेश करते हैं। क्या ट्रंप को मारने का प्लान लीक हो गया? Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. ट्रंप के मर्डर की साजिश किसने रची? मिल्लत रो आज फरमानदेहान अजीज मा क्या ईरान ने ट्रंप की सुपारी दी है? इस वक्त दुनिया में ये शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, अयातुल्ला खामेनेई, ईरान, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मिसाइल सिटी, न्यूक्लियर बॉम्बर। ये वो नाम है जो ईरान और अमेरिका की जंग का पावर सेंटर रहने वाले हैं। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, पोजीशन से खिलवाड़ हुआ तो दुनिया एक और जंग में घिर जाएगी। और अब तो बात मरने मारने तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, ईरान नक्शे से मिट जाएगा। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद डिप्लोमेसी को ओवरपावर कर जाती है, लेकिन इस बार उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ईरान ने हमला किया तो बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रंप को ईरान से धमकियां दी जा रही हैं। धमकी नंबर 1, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने ईरानी हिंसा के लिए ट्रंप को अपराधी कहा। धमकी नंबर 2, खामेनेई ने कहा था कि ट्रंप का हाल दूसरे तानाशाहों जैसा होगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। धमकी नंबर 3, ईरान के कमांडर इन चीफ ने कहा था, अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। धमकी नंबर 4, ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक पोस्टर चला जिसमें ट्रंप की फोटो लगाकर लिखा गया था, इस बार गोली नहीं चूकेगी। धमकी नंबर 5, अब एक बार फिर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस बार ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने ट्रंप को खत्म करने की बात कही। هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید. امان را از آنها خواهیم برید. هیچ منطقه امنی رو برای اونها. यही वो बयान था जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि ईरान उनकी बात मान रहा है, लेकिन अब कहते हैं आगे क्या होगा, क्या करने वाले हैं, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। President, I want to ask you about Iran. Is the military option still on the table? And can you assure us that the killing in Iran has stopped? So with Iran, they were going to hang 837 people. And I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. But they were going to, last week, they were going to hang on Thursday or Wednesday. They were going to hang, I think, 837 people. And they didn't hang anybody. So we're just going to have to see what happens with Iran. Is the military option off the table? यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ये प्लान उनके टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन सवाल है कि उसके लिए तैयारी क्या है, किस लेवल की। क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे? क्या इस बार न्यूक्लियर बॉम्बर बारूद बरसाएगा? क्या लड़ाकू विमान मिसाइल गिराएंगे? या फिर ईरान के शहरों पर समंदर से हमला होगा? जब तक इन सवालों के जवाब सामने आते, तब तक ईरान की मिसाइल सिटी के वीडियो सुपर वायरल होने लगे।
कई सोशल मीडिया हैंडल से ईरान की मिसाइल्स और बारूदी पावर की तस्वीरें फ्लोट की जाने लगी। और इन तस्वीरों के साथ ही ईरान के विदेश मंत्री का जवाब भी, जिसमें मिसाइलों की ताकत का बखान किया गया था। We are even more prepared than the previous war. Can you elaborate? In what way are you prepared? You know, our missiles are, in a better position, quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. We have learned, we understood our weak points and our points of strength and Israelis' weak points. We have worked on all of them and we are fully prepared, even better than the previous time. It doesn't mean that we want war. As the best way to prevent a war is to be prepared for that. ईरान जानता है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो मुकाबला इजराइल से भी होगा। इसीलिए इजराइल के नाम पर अमेरिका तक को मैसेजिंग दी गई है और यही बात चंद रोज पहले ईरान के आर्मी कमांडर ने कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की सत्ता, इसमें किसी को शक नहीं कि दोनों ईरान के बड़े दुश्मन हैं। वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की जुर्रत कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि वो हमारे दुश्मन रहे हैं। 7 महीने पहले ही उन्होंने हमारे देश के हजारों लोगों की हत्या की है, हमारे कमांडर वैज्ञानिकों को मारा है। उन्होंने हमारे देश के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का कत्ल किया है। अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। अब ये बयान साफ इशारा करते हैं कि ईरान और अमेरिका जंग की दहलीज पर आ चुके हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर खामनेई को ईरान से हटाना चाहता है, तो वहां की लीडरशिप खामनेई के लिए ईरान सब कुछ कुर्बान करने पर आमादा है। इसीलिए मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई तो पूरा इलाका इसकी जद में आ जाएगा। एक बार फिर लाशें बिछ जाएंगी। देखिए, जिस वक्त जंग की बातें हो रही हैं उस दौरान ईरान की जनता त्राहिमाम कर रही है। वो रोजगार से परेशान है, महंगाई के मसले पर परेशान है। ईरान की बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। ईरान ने खुद को संभालने की रणनीतियां बनाई हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के जरिए लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना था। लेकिन इन प्रतिबंधों के चलते ईरान ने आय के नए स्रोत खोजे और बाहरी दबाव के खिलाफ मजबूती दिखाई। ईरान में तेल का खेल इतिहास में ईरान की अधिकांश आय तेल निर्यात से आती है। इसके बावजूद जब प्रतिबंध लगे तो ईरान ने अपना तेल बेचने के कई उपाय किए। इनमें शिपिंग के नए रास्ते विकसित हुए, तेल की असली पहचान छिपाने के तरीके अपनाए गए और चीन, रूस जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाया गया। आज ईरान के निर्यात का 70% हिस्सा तेल है। सरकार के बजट का मुख्य आधार भी तेल ही निर्यात है। आपको याद होगा, पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों तक युद्ध लड़ा था। इसमें अमेरिका भी शामिल था। इसका नतीजा यह हुआ था कि ईरानी रियाल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। $1 की कीमत 10 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंची। लेकिन अक्टूबर में ईरान ने 66.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया, यानी उसने 2.15 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। वो ईरान में करीब 90% तेल खरीदता है। यानी ईरान की सप्लाई लाइन अब चीन के भरोसे है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात युद्ध की आशंकाओं की है, जिसके लिए ट्रंप ने अपना जंगी बेड़ा भेजा है। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाला है। कई लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और यही वजह है कि दुनिया को लगता है कि एक और जंग दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्योंकि जब सवाल रोजगार और महंगाई पर पूछे जाने लगे, जब जनता सड़कों पर निकले, तो सत्ता बचाने के लिए जंग से अच्छा ऑप्शन भला और क्या हो सकता है।